नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास कृष्णा क्लासेज में आपका। जैसा कि आपको पता है, हम कक्षा 10वीं की गणित विषय अध्याय नंबर 1, इसका नाम है वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे। इसमें हमने प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4 पढ़ चुके हैं। इस पर हमने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा HCF ज्ञात करना। ठीक है, HCF और LCM के बारे में हमने इस पर जाना था। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 के सवाल। क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 1.1 के सवाल हम पढ़ेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा महत्व समापवर्तक यानी HCF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या ज्ञात करना है हमें? HCF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन संख्या प्रश्न का फर्स्ट है अपने पास 135 और 225। ठीक है, क्या आपके पास 135 और 225। मैंने आपको बताया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है अपने पास। देखिए इसका आंसर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है आपके पास? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A बराबर B2 प्लस R। एल्गोरिथम क्या है आपके पास? A बराबर B2 प्लस R। इसे एल्गोरिथम भी बोल देंगे हम, या इसे हम एल्गोरिथम ये यूक्लिड विभाजन परिमेय का भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय का भी बोलते हैं, जो इसके थोड़ा सेम है। ठीक है, तो अपने पास एल्गोरिथम क्या हो गया? A बराबर B2 प्लस R। अब मैंने बताया जब दो संख्याओं का युग्म दिया होता है और बोलता है कि एल्गोरिथम द्वारा इसका HCF ज्ञात कीजिए। एल्गोरिथम द्वारा क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। तो उन दो संख्याओं से जो बड़ी संख्या होती है वो किसका मान होती है? A का मान होती है, और जो उससे छोटी होती है वो किसका मान होती है? B का मान होती है। इन दोनों संख्याओं में A का मान क्या है? 225, क्योंकि बड़ी क्या है? 225, और छोटी क्या है? 135। छोटी क्या है? 135। हमें क्या करना है? एल्गोरिथम विधि द्वारा। तो एल्गोरिथम का सूत्र लिया आपने, क्या लिया? A बराबर B2 प्लस R। A का मान कितना आ रहा है? 225 बराबर B का मान कितना आया? 135। मैंने आपको बताया था कि इस पे A को क्या बोलते हैं हम? भाज्य। A को क्या बोलते हैं हम? भाज्य। B को क्या बोलते हैं हम? भाजक। B को क्या बोलते हैं हम? भाजक। इसे क्या बोलते हैं हम? B को भागफल। और R को हम क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। R को हम क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? A को भाज्य, दूसरे को भाजक, U को बोलते हैं हम भागफल, और जो R बचा अपने पास उसे क्या बोलते हैं हम? शेषफल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? शेषफल बोलते हैं। ठीक है, उसे हम शेषफल बोलते हैं। ठीक है, भाज्य का काम क्या होता है? इस पे जो सवाल सूत्र आता है अपने पास, भाग देते हैं, उसमें जो यहाँ पर होता है वो तो क्या होता है? भाज्य, और ये होता है भाजक। शेष भागफल कहाँ होता है? ऊपर जो अपने पास आता है, और जो लास्ट में नीचे शेषफल बचता है वो क्या रहता है? शेषफल। क्या होता है अपने पास? शेषफल। मतलब इस पे भाज्य कितना है? 135, भाज्य कितना है? 225। मतलब 225 पे हमें किसका भाग देना है? 135 का भाग देना है। अब क्या करना है? 225 किसका भाग देना है? 135 का भाग देना है।
2 का भाग देंगे तो आगे क्या आ जाएगा, यहाँ 2 से गुणा करेंगे इसको, मतलब 2 135 पे को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 35 35 70, तो बड़ा हो गया तो कितनी बार गया, एक बार गया, तो कितना आया 2, सॉरी कितना आएगा 1 3 5। देखिए 135 को 2 से भाग गुणा करें तो कितना है 10 के शून्य, यहाँ से लगाए 7 और 270 आ गया। कैसे पता चला, क्योंकि 2 से 1 गुणा किया तो 2 तो ये हो गया और 35 35 कितने हो गए 70 हो गए, कितना हो गया बड़ा हो गया। ये शॉर्टकट तरीका है अपने पास, क्या है, जैसे कोई भी संख्या का हमें बोल दिया कि 500 पे आप 335 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 600। ये तो क्या हो गया अपने पास बड़ा हो गया, ठीक है, ये तो क्या हो गया अपने पास बड़ा हो गया। आगे चलो 400 ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं हम 400 ले लेते हैं। अब देखिए कि 435 पे हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, तो 400 नहीं लेके हम इसको ले लेते हैं 275, ठीक है, 275 या 270 ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब इसको देखो 2 से गुणा किया हमने, 2 से गुणा किया तो कितना हुआ, 1 का भाग दिया तो भाई ठीक है। अब 2 का देखेंगे तो 2 से गुणा किएंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 2 2 4 तो ही होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका भी तो 2 का गुणा हो जाएगा, मतलब 70 का डबल गुणा कितना हो जाएगा 140। 140 कितना हो गया, 140 जोड़ेंगे तो 540 हो गया, तो ये क्या होगा 200 के 70 में भाग नहीं जा रहा है। ऐसे हमने क्या किया 135 पे 225 पे 135 का भाग दिया, 2 से गुणा करके देखा तो 2 से गुणा किया तो 2 आ गया। लेकिन यहाँ 35 का भी डबल गुणा होगा तो क्या हो गया 70, लेकिन हमें कितना चाहिए 225, कितनी बार गया एक बार। भाग पर कितना आया, क्यू का मान क्या बोलते हैं हम, भाग पर कितना आया 1, प्लस शेष पर कितना आ रहा है अपने पास देख लो, 1 5 में से 5 गया 0, 12 से 3 गए तो 9, कितना आया 90। शेष पर कितना आया अपने पास 90, ठीक है। अब इस पर क्या होता है अपने पास, वही न्यूटन शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। ए बराबर क्या होता है BQ प्लस R। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का मान वो हो जाएगा जो पहले अपने पास भाजक था, जो पहले यहाँ पर भाजक था वो तो किस पे आ जाएगा अपने पास भाज्य में, और जो शेषफल है वो किस में आ जाएगा अपने पास भाजक में। मतलब ये वाली संख्या तो आगे चली जाएगी और ये वाली संख्या इसकी जगह पे आ जाएगी। ये वाली संख्या तो बराबर के आगे चली जाएगी। ए का मान कितना हो गया 135, और जो 90 शेषफल था वो क्या कहाँ आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। मतलब जिसका भाग हमने दिया था वो तो भाज्य बन गया, और जिस शेषफल आया था वो क्या बन गया अपना भाजक इंटू। अब क्या करना है 90 का भाग 135 पे देना है, 90 का भाग किस पे देना है 135 पे देना है। 2 का भाग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 को 2 से गुणा करेंगे तो 180 हो गया, ज़्यादा हो गया, कितनी बार गया एक बार। भाग पर कितना आया 1, प्लस शेष पर कितना बचेगा 5, 13% हो गए तो कितने बचे 4, 13% हो गए तो कितने बचे 4, तो शेष पर कितना बचा अपने पास 4, 45। शेष पर कितना बचा अपने पास 45, ठीक है। वही वापस न्यूटन विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, न्यूटन विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर क्या हो गया PQ प्लस R। ए बराबर क्या हो गया अपने पास BQ प्लस R। ए का मान क्या लेंगे हम, जो पहले भाजक था वो क्या हो जाएगा भाज्य, और जो यहाँ से लेंगे वो क्या हो जाएगा बी का मान 45। क्या क्या हमने यहाँ पर देखो, जो पहले डी का मान था उस किसका हो गया ए का, और जो शेष पर बचा वो किसका हो गया बी का। यहीं से वो देखो फिर वही बी का मान था वो किस पे आ गया ए का मान बदल गया, और जो आर आया था अपने पास वो किस पे आ गया बी के मान पे। तो देखो अपने पास क्या हो गया कि 90 बराबर 45। अब 45 का भाग 90 पे देखो कितनी बार गया 2 बार, शेष पर बचा 0, तो कितने बार गया 2 बार, शेष पर कितना बचा 0। अब अपने पास शेष पर कितना बच रहा है 0, शेष पर कितना बचा 0, शेष पर कितना आया यहाँ पर 0। जहाँ पर शेष पर 0 आता है, जिस भाजक द्वारा भाज्य पर भाग दिया जाता है, जिस भाजक द्वारा शेष पर 0 आता है वही भाजक अपना क्या होता है HCF होता है। अतः हम लिखेंगे अतः 135 व 225 का HCF बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, कितना आया 45। HCF कितना आया 45, कितना आया 45, ठीक है।
यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है। ठीक है, उतार लीजिए आप। देखिए एक बार फिर बता देता हूँ मोटे मोटे शब्दों में। इस पर क्या करना था हमें, न्यूटन विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करना था। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला सवाल था अपने पास 135 और 225। ठीक है, न्यूटन विभाजन एल्गोरिथम क्या है अपने पास, न्यूटन विभाजन एल्गोरिथम है A बराबर BQ प्लस R। A को हम बोलते हैं भाज्य, B को बोलते हैं भाजक, Q को बोलते हैं भागफल और R को बोलते हैं शेषफल। जो एल्गोरिथम में जब दो संख्या हमें दी होती है उसमें जो बड़ा मान होता है वो तो क्या होता है A का मान होता है, और जो छोटा मान होता है जो होता है वो होता है B का मान। A बराबर BQ प्लस R। A का मान क्या है अपने पास, जो बड़ा है 225, B का मान क्या हो गया 135। अब जो भाज्य है उसमें भाज्य का भाग देते हैं, मतलब 135 का भाग देंगे 225 पर। कितनी बार गया, एक बार से। इसमें कितना बचा था अपने पास 90। अब इसमें क्या होता है, जो 135 है जो B का मान है वो तो A के मान पे आ जाएगा आगे, वही दोबारा न्यूटन विभाजन एल्गोरिथम का A बराबर BQ प्लस R। अब जो B का मान था वो तो किसके मान पे आ गया, A का मान बदल गया। यहाँ का मान तो किस पे आ गया, A का मान हो गया। और जो लास्ट में मान बचा था अपने पास R, शेषफल जो था वो किसका मान हो जाएगा, B का मान। वही अब क्या हो गया, A का मान 135 और B का मान क्या हो गया 90, मतलब भाज्य का मान हो गया 135 और भाज्य का मान हो गया 90। अब 90 का भाग 135 पे दिया, कितनी बार गया, एक बार। शेषफल कितना बचा 45। वही वापिस जो अपने पास भाज्य था मतलब B का मान था वो तो क्या हो जाएगा, A का मान हो जाएगा। B का मान क्या है, A का मान हो गया। और जो अपने पास शेषफल R बचा था वो किसका मान हो जाएगा, B का मान। अब 90 पे किसका भाग देना है, 45 का। कितनी बार गया, 2 बार। शेषफल कितना है, 0। अतः जहाँ पर शेषफल 0 आ जाता है, जिस भाजक द्वारा हम भाज्य को भाग देते हैं तो वहाँ पर 0 आ जाता है, तो वो भाजक क्या होता है अपने पास, वही भाजक अपने पास क्या होता है, HCF का रूप होता है। कितने का भाग दिया हमने 90 पर 45 का, तो कितना है शेषफल 0। तो जो अपना भाज्य B का मान होगा, जहाँ पर B के मान को 0 आ जाता है शेषफल, वही अपना क्या होता है, HCF होता है। अतः 135 और 225 का HCF कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, उतार लिया। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन संख्या 1 का दूसरा क्वेश्चन संख्या 1 का दूसरा क्वेश्चन, सॉरी इसका तीसरा बता, दूसरा आप कर लेना। इसका दूसरा क्वेश्चन है 196 और 3/8/222, ये आप कर लेना। मैं इसका तीसरा बता देता हूँ। तीसरा वाला क्या है आपके पास, 867 और 255, 867 और 255। किस विधि से करना है, ये एल्गोरिथम विधि से करना है। किस विधि से करना है, एल्गोरिथम विधि से। तो आंसर तीसरे का बता रहा हूँ मैं, इस वाले का बता रहा हूँ, ये वाला आपको करना है, आपको करना है। ठीक है, ये वाला आप कर लेना, मैं ये वाला बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाला भी बता रहा हूँ। न्यूटन विभाजन, वही न्यूटन विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम क्या है अपने पास, A बराबर BQ प्लस R। आपको पता है जो बड़ा मान होगा वो किसका मान होगा, A का बड़ा मान क्या है दोनों में से, 867। एक का मान हो गया, B का मान क्या हो जाएगा जो छोटा होगा, 255। ठीक है, अब सूत्र में मान रखेंगे तो A का मान क्या हो गया अपने पास, 867 बराबर B का मान 255 प्लस इंटू। अब यहाँ पर क्या करना है, 255 का भाग किस पे देना है, 867 पे। 867 पे 255 का भाग देंगे, तो इस पे देखिए पहले 2 से गुणा करेंगे तो 400 ही आएगा, 3 से करेंगे तो 600 हो जाएगा, और 4 से करेंगे तो 800, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे इसको, तो कितना हो गया, 10 के शून्य, 15 का 5, हासिल लगाए, 16 का 6, हासिल लगाए 1, तो 6 1 7, कितना आया 765। कितनी बार गया इसमें, 3 बार, कितना आया 765। कितनी बार गया, 3 बार। कैसे पता किया मैंने पहले 1 से गुणा किया, छोटी पड़ गई, 2 से गुणा किया फिर छोटी पड़ गई, 3 से गुणा किया तो कितना आया 765। अब 4 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 800, फिर 55 को भी तो गुणा करना है 400, तो फिर वो संख्या ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हमें 867 ही लेना है, तो हम उससे 867 से छोटी संख्या लेना है, तो 3 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ गया 465। कितना बचा शेषफल, 2, 7 से 5 गया 2, 0 और 102। शेषफल कितना बचा अपने पास, कितनी बार गया, 3 बार। शेषफल कितना बचा
102, शेषफल कितना बचा 102। वही न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम से, न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना लिया हमने, ए का मान कितना हो गया, जो पहले बी का मान था वो किसका हो जाएगा, ए का मान, और जो बी का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शेषफल जो अपने पास शेषफल आया वो क्या हो जाएगा, जो बी का मान था वो तो क्या हो गया ए का मान, और जो अपने पास शेषफल बचा है ये किसका मान हो जाएगा, बी का मान। वही सूत्र में रखेंगे, ए का मान कितना है 255 बराबर बी का मान कितना है 102, ठीक है, इंटू अब क्या करना है हमें 255 पे किसका भाग देना है, 102 का भाग देना है। देखिए 1 से गुणा किया तो 102 ही आएगा, 2 से गुणा किया तो 200, 2 इंटू 4 400 हो गया, 204 हो गया, और 3 से गुणा किया तो 300 हो जाए, लेकिन हमें 255 से छोटा चाहिए, तो किससे गुणा किया, कितनी बार गया, 2 बार भाग गया, 2 बार भाग गया तो शेष कितना बचेगा 4 0 2 204, ये बचा 1 5, कितना बचा अपने पास यहाँ पर प्लस पे 51 बचा, प्लस पे क्या बचा 51 बचा। अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ वही न्यूक्लियर विभाजन से, न्यूक्लियर विभाजन से यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा 102, ए का मान क्या हो गया 102, बी का मान क्या हो जाएगा 51, बी का मान क्या हो जाएगा 51। अब क्या करना है हमें 51 का भाग किस पे देना है 102 पे, तो 51 का भाग देंगे हम 102 पे। देखो कितनी बार गया 2 बार गया, ठीक है, शेषफल कितना बचेगा 0, कितनी बार गया 2 बार गया, शेषफल कितना बचा 0, शेषफल कितना बचा 0 बचेगा, ठीक है 0 बचेगा। अतः अपने पास HCF का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर HCF का मान कितना हो जाएगा, अतः 867 व 255 का HCF 51 होगा, क्योंकि यहाँ पर अपने पास शेषफल क्या बचा, शेषफल क्या बचा 0 बच गया, तो अपने पास HCF का मान कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। एक बार फिर बता देता हूँ, न्यूक्लियर विभाजन से करना है, ये वाला आपको करना है, मैंने तीसरा बताया न्यूक्लियर विभाजन से आपको सवाल करना है। तो न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर लगाया आपने, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 867 और बी का मान 255, क्योंकि इस पर जो बड़ा मान होता है वो ए का मान होता है, जो छोटा होता है वो बी का मान होता है, ठीक है। तो ए का मान लिख दिया, बी का मान 255 का बाद 867 पे दिया, कितनी बार गया 3 बार, शेषफल कितना बचा 102। अब दोबारा वही न्यूक्लियर विभाजन वाला सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगाया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए का मान क्या हो जाएगा, जो पहले बी का मान था वो तो क्या हो जाएगा, यहाँ का मान तो ए का मान हो जाएगा, जो अपने पास शेषफल बचा है वो किसका मान हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा, वो शेषफल क्या हो जाएगा, यहाँ का मान शेष का मान बी का मान हो जाएगा। तो 255 शेषफल कितना बचा 102, 102 का भाग 255 में दिया, कितनी बार गया 2 बार, शेषफल कितना बचा 51। फिर क्या होगा अपने पास वही न्यूक्लियर विभाजन से, जो 102 है जो पहले बी का मान था वो क्या हो जाएगा ए का मान, वो जो आर का मान है वो किस पे आ जाएगा बी के मान पे। तो शेषफल तो 151 का भाग 102 में कितने बार गया 2 बार, तो शेषफल कितना बचा अपने पास 0। अतः 867 और 255 का HCF कितना है 51, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपने पास शेषफल कितना आ रहा है 0। जिस स्थिति में जिस भाजक द्वारा हम भाग देते हैं भाज्य पे, तो जिस भाजक द्वारा भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, तो वही भाजक करना क्या हो जाता है HCF हो जाता है। तो यहाँ पर भाज्य कितना है 51, अतः 867 और 255 का भाग HCF कितना होगा 51, ठीक है, उतार लीजिए आप इसे। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 2 देखेंगे हम, क्वेश्चन संख्या 2। इसका क्वेश्चन संख्या 1 का, क्वेश्चन संख्या 1 का सेकंड क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन संख्या 2, इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन संख्या 2, कौन सी पढ़ रहे हैं हम 1.1, कौन सी पढ़ रहे हैं 1.1 पढ़ रहे हैं, कौन सी 1.1 हम पढ़ रहे हैं, प्रश्न नाउ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन संख्या 2 क्या कह रहा है कि दर्शाइए किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को, दर्शाइए किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ q एक पूर्णांक है, जैसा कि हमने उदाहरण नंबर 2 उदाहरण नंबर 3 किया था, वैसा ये क्वेश्चन संख्या 2 क्या दर्शाना है,
दर्शाइए कि 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 5 क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। मैंने सवाल को थोड़ा उल्टा लिख दिया, ठीक है। क्या लिखा मैंने? दर्शाया है कि 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 2 6 क्यूब प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है जहाँ Q एक धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ Q एक धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ Q क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। देखिए कैसे करना है इसको कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 2 3 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ Q क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ Q क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। Q क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको कि हमने उदाहरण नंबर 2 उदाहरण नंबर 3 पढ़ा था, उसी तरह यह होगा कि क्या करना है, इस पर आंसर देखिए। मान लीजिए ये थ्योरी आपको याद करना पड़ेगा। लीजिए कि ए धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर कितना है? 6 है। एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है तथा b बराबर 6 है, तब न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। किससे? न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर b क्यू प्लस r, क्या है एल्गोरिथम आपके पास? a बराबर b क्यू प्लस r, a बराबर b क्यू प्लस r है, a बराबर b क्यू प्लस r है। यहाँ पर q क्या है? या तो 0 के बराबर है, या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, या तो 0 से बराबर है या 0 से बड़ा है के लिए 0 के लिए क्या हो जाएगा? 6q प्लस 0 के लिए 6q प्लस r 6q प्लस 0 के लिए 6q प्लस r है। क्या है? 6q प्लस r है, 6q प्लस r है। क्या है? 0 के लिए 6q प्लस r है, जहाँ क्या दिया हुआ है हमें कि d बराबर कितना है? 6। d जहाँ r बराबर या तो 1 होगा, r बराबर या तो 2 होगा, r बराबर या तो 3 होगा, r बराबर या तो 4 होगा, r बराबर या तो 5 होगा, ठीक है। r बराबर या तो 1 होगा, सॉरी r बराबर या तो जहाँ r बराबर या तो 0 होगा, या r बराबर 1, r बराबर 2, r बराबर 3, r बराबर 5, या r बराबर 6 होगा, 5 होगा, क्योंकि r बड़ा है 0 से या बराबर है 0 के, और 0 से बड़ा है 6, सॉरी r बड़ा है 0 से या r बराबर है 0 के, या
आर से बड़ा है 6, तो मतलब 0 से लेकर 6 के बीच की जो संख्या होगी वो मान हम रख लेंगे। और अब हमने देखिए क्या बोला है, केवल विषम पूर्णांक के बारे में बोला है। किसके बारे में? विषम पूर्णांक के बारे में। तो विषम संख्या क्या होगी अपने पास? एक तो ये वाली विषम संख्या होगी, एक ये वाली विषम संख्या होगी, ठीक है, एक ये वाली विषम संख्या होगी। तो हम इन तीन विषम संख्याओं को साथ में लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, पूर्णांक है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि हैं तो क्या हो जाएगा, एक बार क्या लेंगे r बराबर 1, तो क्या हो जाएगा a बराबर b का मान कितना है 4, तो 6 प्लस r का मान कितना आया 1, r का मान कितना लिया 1 यहाँ पर, ठीक है। इससे लेंगे, इस पर रखेंगे मान हम। दूसरी बार देखो, विषम लेना है तो a बराबर r का मान कितना लिया 3, विषम लेना है तो 6 प्लस 3 हो गया, ठीक है। आगे चलो, r का मान कितना लेना है 5, तो a बराबर कितना हो गया, b का मान कितना दिया है 6, 6 प्लस r का मान कितना लेना है 5, तो कितना हो गया 5 हो गया। r का मान कितना हो गया 5 हो गया है, 5 हैं। तो लिखेंगे हम, यदि a बराबर 6 प्लस 1 है, a बराबर आ गया अपने पास, a बराबर 6 प्लस 1 है, तो यह एक विषम पूर्णांक है। क्या है? एक विषम पूर्णांक है, यह एक विषम पूर्णांक है। साथ ही विषम पूर्णांक है, साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम होता है या विषम होता है। क्या होता है? या तो सम होता है या विषम होता है। इसीलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 के रूप में होगा, ठीक है। यही अपना आंसर है, ठीक है। देखिए कैसे याद किया, आपको इस पर थ्योरी याद करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। क्या दिया था हमें कि दर्शाए कि 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। यहाँ क्यों क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो हमने क्या माना, मान लीजिए कि क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर कितना माना हमने, b बराबर माना 6, क्योंकि इस पर 6 क्यों दिया हुआ है, तो b का मान कितना माना हमने 6, क्योंकि 6 क्यों, अगर 5 क्यों दिया होता तो हम मान 5, हमें क्या दिया हुआ है b बराबर 6 माना है। तब न्यूटन विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर b2 प्लस r है, तो एक क्यू किसके बराबर होगा, या तो क्यू 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। के लिए a बराबर 6 प्लस r है। ध्यान, r बराबर क्या होगा, या तो 0 होगा या r बराबर 1 होगा या r बराबर 2 होगा या r बराबर 3 होगा या r बराबर 4 होगा या r बराबर 5 होगा, क्योंकि 0 से बड़ा है r या 0 के बराबर है r, और r से कितना बड़ा है 6, r से बड़ा है 6, तो 0 से लेकर 6 के बीच का जो मान होगा वही अपना r का मान होगा। तो एक बार 0 के लिए विषम की बोला है तो r के विषम का मान कितना आ रहा है 3, 5 और 1। तो एक बार तो हमने लिया 1, तो a बराबर 6 प्लस 1, एक बार लिया 3, a बराबर 6 प्लस 3 और एक बार लिया 6 प्लस 5 हैं। यदि a बराबर 6 प्लस 1 है तो यह एक विषम पूर्णांक है। हमने क्या लिया, यदि a बराबर 6 प्लस 1 है तो यह विषम पूर्णांक है। साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम होता है या विषम होता है, क्योंकि पूर्णांक या तो सम होगा या विषम होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या 0 से लेकर माइनस पे चलती है, प्लस पे चलते हैं, लेकिन एक धनात्मक पूर्णांक विषम भी हो सकती है, सम भी हो सकती है। उस पर कोई रूल नहीं है कि 2, 4, 6 होगा, 1, 2, 3, 4, 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक होते हैं, इसलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 के रूप में होगा, ठीक है। 6 प्लस 5 के रूप में होगा। विषम संख्या
दो आपका कंप्लीट, क्वेश्चन संख्या 2 आपका कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन संख्या 3। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन संख्या 3। देखिए क्वेश्चन संख्या 3, क्वेश्चन संख्या 3 देखिए आप। इसी के पहले मैं आपको क्वेश्चन संख्या, इसी से पहले मैं आपको क्वेश्चन संख्या क्वेश्चन संख्या 3 बता देता हूँ मैं आपको। देखिए क्वेश्चन संख्या 3 में क्या है, पढ़िए आप। क्वेश्चन संख्या 3 कि किसी परेड में 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के बीच मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करना है? स्तंभों की अधिकतम संख्या। क्वेश्चन संख्या 3, परेड में कुल सदस्य कितने हैं? परेड में 616। परेड में कुल कितने सदस्य हैं? 616 वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, आर्मी बैंड के पीछे 32 आर्मी सदस्य। आर्मी सदस्य कितने हैं? 32 आर्मी सदस्य कितने हैं? 32 टुकड़ी वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। क्या करना है? दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करना है? इन दोनों को एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है ताकि इन दोनों को जोड़ के समान संख्या में विभाजित, मतलब समान पंक्तियों में और समान संख्या में विभाजित किया जा सके। ठीक है, तो हमें इनका क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। ठीक है, आंसर लिखेंगे हम। ठीक है, आंसर लिखेंगे B। कैसे होगा देखिए आप। न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है? दोनों की बीच की संख्या समान होनी चाहिए, मतलब दोनों में समान संख्या देखना है। ऐसी संख्या देखना है जो इनके और इन दोनों के बीच की समान संख्या एक ऐसी जगह आके मिल रहा हो जो इनकी संख्या को समान बना रहा हो। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? इनका HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। तो जो A का मान होगा वो क्या होगा? बड़ा वाला। तो A का मान कितना हो गया? 616। D का मान क्या हो गया अपने पास? 32। सूत्र पे मान रखेंगे हम, तो क्या हो गया? 616 बराबर B का मान 32। क्या करना है? 32 पे 32 का भाग 616 में देंगे। कितनी बार गया? 10 का भाग 10 बार गया, नहीं सॉरी कितनी बार गया? तो 32 का एक बार गया 61 पे, कितना बचा? 11 से 2 गया तो 9। 11 से 2 गया तो 9, और 5 में से 3 गए तो 2, 29 बचे। 5 में से 3 गए तो 2, कितने बचे? 29। नहीं जा रहा, अब हम करेंगे 6 वापस नीचे उतार देते हैं, तो कितना हो गया है देखिए? 10 320 9, हमें 296 चाहिए, तो 29 7 चौक 28 कितने बार गया? तो डेट कितना आ गया? 18 का 8 से लगा 1, 27 और 1 28, कितना आया? 288। कितना बचा? से इस पर 16 से 8 गए तो 8,
और कितना बचा, केवल 8 बचा। यहाँ पर भागफल कितना आया 19 और शेषफल कितना बचा 8। अब देखिए हमें क्या करना है, वही न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। ए बराबर डी क्यू प्लस आर होता है। ए का मान कितना आ गया अपने पास, अब जो 32 है ये किसका हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा, और जो शेषफल बचा है वो बी का मान हो जाएगा, ठीक है। देखो तो 32 बराबर 8, 8 का भाग 32 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। शेषफल कितना बचेगा अपने पास 0। शेषफल कितना बचेगा अपने पास 0। शेषफल कितना बचेगा अपने पास 0। शेषफल कितना बचा अपने पास 0। जहाँ पर शेषफल 0 बच जाता है वही क्या होगा अपने पास HCF। अतः 616 व 32 का HCF कितना होगा 8 होगा, ठीक है। अतः जब 16 व 32 का HCF कितना होगा 8 होगा। इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी 8 होगी। क्या होगी 8 होगी, ठीक है। यही अपना आंसर होगा। देखिए कैसे किया, हमने क्या करना था, दोनों के बीच की देखिए ऐसी संख्या क्या करनी थी तो दोनों के बीच में क्या हो समान हो, ठीक है। दोनों में बराबर बार भाग जा रहा हो, दोनों के बीच की संख्या क्या हो समान। तो हमने क्या ज्ञात किया, ऐसे ज्ञात किया न्यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से। ए बराबर बी क्यू प्लस हल किया तो अपने पास स्तंभों की संख्या कितनी आए 8, ठीक है। स्तंभों की संख्या कितनी आए 8। आज के लिए इतना ही, अब हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो एक बार फिर कंफर्म कर लेना, इसमें कुछ नहीं करना। न्यूक्लिड एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 616 और बी का मान 32, ए का मान आ गया बी का मान आ गया, उससे हमने दोबारा मान निकाला तो ए का मान क्या हो गया 32, बी का मान क्या हो गया 8। तो 32 बराबर 8 × 4, ये जो अपने पास शेषफल कितना है यहाँ पर 0। जब शेषफल यहाँ पर अपने पास 0 आ गया तो अपने पास HCF का मान कितना आ जाएगा 8, क्योंकि भाज्य जो मान होता है वो अपना 8 होगा। अतः स्तंभों की कुल संख्या अधिकतम संख्या कितनी हो गई 8। यही अपना आंसर होगा, यही अपना आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।